दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ और मैं हर संडे आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ, जिसका एडवांटेज आपको आपके बैंक के परिचालन में हो। आप जानते ही हैं, पिछले संडे मैंने एक टीज़र बनाया था रिस्क मैनेजमेंट पे और मैंने कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़, ये सब छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक इंसिस्ट नहीं कर रही है। बड़े बैंकों के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया है, जहाँ पे जिस भी किसी बैंक का एसेट साइज 5,000 करोड़ के ऊपर है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ चीफ रिस्क ऑफिसर। नाउ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या रिस्क प्रैक्टिसेस ये हर एक बैंक को क्यों अपनाना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज? क्योंकि आप अगर देखोगे तो रिजर्व बैंक का जो इंस्पेक्शन और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ देखने का जो आईना है वो बदल रहा है। अगर वो आईना बदल रहा है तो हमें भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और ये बदलाव हम धीरे धीरे करके लाएंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये ना कोई सिखा पाता है, ना कोई किसी को पढ़ा सकता है। बहुत सारे वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे कम से कम 10 डॉक्यूमेंट है रिस्क मैनेजमेंट के सेटअप के बारे में। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कोई भी आप रिस्क लो, रिजर्व बैंक ने एक पॉलिसी गाइडेंस पिछले 20-25 साल पहले दिया है। 10-12 साल से कमर्शियल बैंक इसको एग्रेसिवली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने फिर से उनको चीफ रिस्क ऑफिसर का सर्कुलर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि ये कमर्शियल बैंक भी इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए रोती रहती हैं। कमर्शियल बैंकों को ये एक्सपेंसेस लगता है, क्योंकि इसमें मिलता कुछ नहीं है। देयर आर नो गेन्स, दिस इज एन आउटले। तो ये रिजर्व बैंक क्यों इंसिस्ट कर रही है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अगर हमें सोचना है, इफ़ वी हैव टू थिंक ओनली फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, you will find that the inspection methodology of Reserve Bank of India vis-a-vis Urban Cooperative Bank has undergone tremendous change. For the past 2 years, what is the major change that has come? The major change that has come is the inspection report has been changed, and the inspection report contains one segment which is popularly known as RAR, Risk Assessment Report. अगर ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट हम पढ़ना चाहते हैं तो उसमें रिजर्व बैंक क्या लिखती है? या तो आपके बारे में रिस्क बढ़ रही है या मॉडरेट हो रही है, या मॉडरेट रिस्क है वो इंक्रीजिंग है, या यू आर लो रिस्क बैंक। भारत में 1494 बैंक है, कोई भी बैंक लो रिस्क में नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सर 1494, they were 1514 by the end of March. But in the first quarter itself, several banks' license has been cancelled by Reserve Bank of India, and now the effective number is 1494. अभी ये जब रिजर्व बैंक इस तरह के डिसीजन लेती है तो वो फोकस कहाँ पे करती है? रिस्क कहाँ पे है? आप अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें 2-4 चार्ट है, उसका मतलब ढंग से समझ में नहीं आता है, लेकिन वो ऐसा लिखते हैं कि जो कुछ बड़े बैंक है उसमें उनको क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क दिख रहा है। पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे, उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज है उसमें ये दूसरा एपिसोड होगा। पहला पिछले संडे आया जिसमें मैंने टीजर दिया था कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी मैनेजमेंट वर्किंग स्टाइल क्या होगी, हमारी पॉलिसी ये सब किस तरह से बनाएंगे, और आसानी से हमें ये रिस्क मैनेजमेंट सेटअप हमारी छोटी बैंक भी हो, 25 करोड़ की भी बैंक हो, उसमें भी हम लोग करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हित में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के हित में है। तो नॉर्मली होता क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट करना या रिस्क कंट्रोल करना या रिस्क मिटिगेट करना ये बड़े एक्सपीरियंस की बात होती है, एक्सपर्टीज की बात होती है, जो हमारे पास नहीं है। तो इसमें सिंपल सोल्यूशन मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ समझो तुम्हारे बैंक में 200 एम्प्लॉयज़ है, सिर्फ 200 एम्प्लॉयज़ है, और आपका बिजनेस समझो 500 करोड़ के आसपास का है। उसमें से कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी उसका उपयोग होता है। इन बंदों का उन पॉलिसीज के इसमें काफ़ी उपयोग होता है। कमर्शियल बैंकों को और बड़े बैंकों को जो चीफ रिस्क ऑफिसर का डेसिग्नेशन दिया है, ये चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करके कहा है, उसका जो स्कोप है
वो स्कोप डाइल्यूट स्टेटस में हम लोग अगर लाते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, तो शायद धीरे धीरे हमारे यहाँ भी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रिस्क मिटिगेशन हम लोग कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी दिमाग वाली बात नहीं है। अगर आप बैंकिंग करते हो पिछले 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से, तो आपको मालूम है रिस्क क्या है। आप जानते हैं कि इसे पैसा नहीं देना है। आप ये भी जानते हैं कि दिया हुआ पैसा कैसे वापस लाना है। हम क्या नहीं जानते कि जो हम करते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। रिस्क प्रैक्टिसेस आपके पास है। आपका क्रेडिट पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आप निकाल के देखो। सिंपल क्या रखते हैं, अगर आपका एक्सपोजर नाम 10 करोड़ का है तो आप क्या डिसाइड करते हैं, हम लोग किसी भी बंदे को 10 करोड़ नहीं देंगे, 8 करोड़ देंगे, कुछ मार्जिन रखते हैं। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज रिस्क मिटिगेशन, कीपिंग मार्जिन। ये रोल किसका है? ये रोल बोर्ड का है। आज मैं एक ही चीज पे काम करूंगा, आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसको आप शायद चीफ रिस्क ऑफिसर न कहो, लेकिन एक आइडेंटिफाइड बंदा होगा कि जो ये वीडियो की सीरीज चलने वाली है वो पढ़ के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस बैंक में किस तरह से लाएगा, he will be able to understand. So I would like to pick up from what Reserve Bank of India has said about the chief risk officer. क्या कहना है उनका? वेबसाइट पे सर्कुलर पड़ा है, पढ़ लो। हमें क्या करना चाहिए? The responsibility of the board is to be committed towards the risk management practices. The more they are committed, better the bank will be. एक बात याद रखो, अगर आप प्रॉफिट नहीं करते हो लेकिन आप लॉस भी नहीं करते हो तो भी आप बैंक का प्रॉफिट करते हो। थोड़े ढंग से समझो मैं जो कह रहा हूं। इफ यू अवॉइड लॉसेस यू मेक प्रॉफिट्स। अभी अवॉइड लॉसेस किस तरह से होता है? अवॉइड लॉसेस इस तरह से होता है कि जहां पे आने वाला जो ऑनस्लॉट है उसमें से बचा जाए। सो दैट इज फॉर्मिंग अ विजन अबाउट द बैंकिंग प्रैक्टिसेस एंड हाउ your bank will take it forward. My principles are irrespective of the size of the bank. भले ही बड़ी बैंकों को इसकी जरूरत नहीं हो, मान के चलता हूँ उनके पास डिपार्टमेंट है, उनके फ्लॉस क्या है वो किसी अलग वीडियो में मैं कवर करूंगा। लेकिन आज मेरा ये मानना है कि जो 2017 का रिजर्व बैंक का सर्कुलर है चीफ रिस्क ऑफिसर के बारे में पढ़ो, मैं उसी के बारे में आज करने वाला हूँ बात आपसे। तो सबसे पहले बात ये होगी, आपके बैंक में एक बंदा आइडेंटिफाई करो कि जो ये पढ़ाई करे, who will do the studies about your own bank, to start with your own bank। उससे तुम्हारी बैंक पूरी तरह से मालूम चाहिए, उसे बैलेंस शीट पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए और उसको रिस्क के बारे में पढ़ाई करके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो मैं सब्सिक्वेंट वीडियो में आपको वो बताऊंगा। ये जो आपका बंदा होगा जिसको कमर्शियल बैंक अगर ये कहती है कि ये हमारा चीफ रिस्क ऑफिसर है, आप उसको चीफ रिस्क ऑफिसर मत कहो, आप उसको रिसर्च ऑफिसर को किसी भी नाम से पुकारो। उसका काम यही होगा टू इंसुलेट द बैंक फ्रॉम वेरियस रिस्क एंगल्स। रिस्क ऑफ बिजनेस, बैंकिंग है तो रिस्क है, रिस्क नहीं लोगे तो बैंकिंग नहीं कर पाओगे, रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसी भी रिस्क नहीं लेना है जिससे बैंक की जान ही चली जाए। और इसीलिए मॉडरेट प्रिंसिपल्स करना काफ़ी ज़रूरी है। प्रिंसिपली जो रिस्क प्रैक्टिसेस होगी वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन से फैक्टर्स होंगे वो मेरे सब्सिक्वेंट वीडियो में आएंगे। आज हम उसी बंदे की बात करेंगे, उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, बोर्ड शुड ट्रस्ट दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस मैं ये कहूंगा कि तुम्हारा सीआरओ, आपकी बैंक 10 करोड़ की है फिर भी तुम्हारे यहाँ एक सीआरओ हो सकता है, जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको आप सीआरओ कहो ये जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कहो, क्योंकि उसके हिसाब से फिर उसकी जिम्मेवारी बदल जाती है और उसके सोचने का तरीका बहुत प्रभावित हो जाता है। उसने क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये रोल डिफाइन करो। अब ये रोल आप कैसे डिफाइन करोगे? तुम्हारा बंदा है, तुम्हारी बैंक 100 करोड़ की है, 25 करोड़ की है, 500 करोड़ की है, क्या करोगे आप? तुम्हारे बैलेंस शीट में, तुम्हारे बैंक के डिपार्टमेंट में, इंक्लूडिंग ब्रांचेस डिपार्टमेंट, आपको एक सिंपल सीधी बात उससे करवानी है कि जैसे तुम्हारे यहाँ पे वो क्या करेगा कि सेविंग काउंटर, सेविंग का ये होता है, काउंटर होता है, ब्रांच में काउंटर होता है, तो उसको फोकस करके बोलो कि भाई हमारा जो सेविंग का काउंटर हम चलाते हैं, नया बंदा आके बैठता है, वहां पे मुझे क्या क्या रिस्क दिखती है, लिखो। सेविंग्स बैंक डिपार्टमेंट रिस्क, व्हाट इज द एक्चुअल ऑपरेशन दैट सेविंग क्लर्क डज एंड द रिस्क दैट यू लोकेट, रिस्क दैट यू आइडेंटिफाई। मैं एक ही बोल रहा हूँ, ऐसे
30 से 35 एक्टिविटीज की आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लो, सिंपल। वो जैसे आप रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, मिटिगेशन क्या करना है ये बहुत दिमाग वाली बात है नहीं। मिटिगेशन बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये तुम्हारा जो चीफ रिस्क ऑफिसर होगा, अगर वो एलिजिबल भी नहीं होगा तो उसको ये पहला काम दो। बहुत बकवास काम है ये, और कोई भी बंदा जिंदगी भर चीफ रिस्क ऑफिसर करके काम नहीं करेगा। तो आपको उसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने बैंकों को क्या निर्देश दिए हैं कि ये तुम्हारा चीफ रिस्क ऑफिसर जो भी है उसका टेन्योर फिक्स करो, 2 साल 3 साल, छोटी बैंक है बड़ा करो 5 साल करो, लेकिन फिक्स टेन्योर चाहिए। क्योंकि रिस्क ऑफिसर भी अगर घुल मिल जाता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में, वो भी गलती कर सकता है। एंड देयरफॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेज गिव दिस असाइनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्क विद इन योर बैंक, प्लानिंग टू मिटिगेट दिस। ये रिस्क को कैसे टाला जाए, इसके लिए फिक्स टेन्योर आपको करना बहुत ज़रूरी है। और ये बंदा काफ़ी सीनियर लेवल का होना चाहिए, जिसने कम से कम 15-20 साल आपके यहाँ काम किए है, क्योंकि जिसको बैंक पूरी समझती है वही रिस्क ऑफिसर करके काम कर सकता है। उसका रिपोर्टिंग भले ही एमडी के पास हो, लेकिन जब मैं रिस्क स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा तो उसकी रिपोर्टिंग के बारे में मैं अलग तरह से आपको बताऊँगा। एमडी को मालूम होना चाहिए ये बंदा क्या कर रहा है। जितने भी आपने बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट है, रिकवरी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, ये सब बिजनेस वर्टिकल्स है। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये पर्टिकुलर बिजनेस देखता है। ये तुम्हारा जो चीफ रिस्क ऑफिसर होगा ना, वो इन किसी भी प्रोसेस में ज्वाइन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बैंक बहुत ही छोटी है और उसको ज्वाइन करने के अलावा तुम्हारे पास चारा नहीं है, तो एज अ बोर्ड आपको क्या करना है, उसका रोल डिफाइन करो कि भाई ये हमारा चीफ रिस्क ऑफिसर है, लेकिन ये क्रेडिट के सैंक्शन में भी होगा, क्रेडिट के एडवाइजिंग में भी होगा। डिफाइन इट। रिजर्व बैंक इसको ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती। तुमने अगर उसका रोल अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया कि भाई तू चीफ रिस्क ऑफिसर है, तुझे ये काम करने हैं, इसके बावजूद मिनिमम छोटी बैंकों में क्या होगा कि बंदे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो क्रेडिट में भी काम कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम इसको क्रेडिट में काम करने दे रहे हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी। उसमें एक आसान तरीका मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि ये सीनियर लेवल का बंदा है, क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको आप क्रेडिट का रोल एडवाइजरी दो, उसको एक्शन में मत लो, क्योंकि रिस्क आपको मिटिगेट करने के लिए इस बंदे के अनुभव की बहुत जरूरत लगने वाली है। यू नीड हिज एक्सपर्टीज। रिस्क सिखाने वाला कोई नहीं है, आइडेंटिफाई करने वाला जो प्रोसेस है वो तुम्हें इंटरनल करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विल ऑलवेज डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक। जैसे मैंने कहा कि रिस्क एपेटाइट के बारे में अगर आप लिखोगे तो बैंक टू बैंक डिफरेंसेस आएगा। हमारी हैसियत क्या है, हमारी ताकत क्या है, व्हाट इज अवर कोर कॉम्पिटेंसी एंड व्हाट इज अवर कोर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर अवर बेसिक वीकनेसेस। ऑन दैट बेसिस ये जो तुम्हारा बंदा है ये काम करेगा। दूसरा मुझे लगता है कि बासेल कमेटी ने ये कहा है कि रिस्क के बारे में हमेशा कमेटी फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग ही आपको करना चाहिए। देयर हैज टू बी अ रिस्क कमेटी। ये जो रिस्क कमेटी का सब्जेक्ट जो होगा, रिस्क कमेटी कैसे करनी है, वो होगा मेरे सब्सिक्वेंट वीडियोस में, जहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, देन टेक्नोलॉजी इन रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे कम से कम 25 विषयों पे ये वीडियो होने वाले हैं। हर एक वीडियो अलग होगा। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? अपॉइंटिंग वन पर्सन who is responsible for setting up of entire process of risk management department, who will set up processes, who will filter the policies of the bank, and he will ensure that how the risk management practices are properly implemented by the bank. तो मुझे लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, थोड़ा टेक्निकल है। तो मैं ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आसान करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। कल जाके रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन जब आपके पास आता है, आप उसको बोलोगे कि हमारे यहाँ रिस्क मैनेजमेंट से चीफ रिस्क ऑफिसर है, हमारे यहाँ रिस्क मैनेजमेंट चलती है, हमारी पॉलिसीज में हमने रिस्क जो फैक्टर किए हैं उसको मिटिगेट कैसे करना है वो हमने डॉक्यूमेंट कर दिया है। रिजर्व बैंक का आपकी तरफ देखने का जो रुख है बदल जाएगा। आपका जो इंस्पेक्शन हुआ रहेगा, पढ़ के देखो मतलब निकलता है क्या। वो लिखते हैं तुम्हारे पर्टिकुलर सेगमेंट में कि यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है, और कॉमा करके लिखते हैं बट इंक्रीजिंग। क्या देखा है उन्होंने? वो देख सकते हैं तो तुम भी देख सकते हो। तुम्हें देखना है तो प्रयास करना है, और वो प्रयास करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा।
ये छोटे छोटे वीडियो होंगे, सीरीज कम से कम 2-3 महीने चलेगी। मुझे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कोई खामियाजी चाहिए ही नहीं। आई वॉन्ट एवरी कोऑपरेटिव बैंक टू बी इवनली बैलेंस्ड on the risk management practices, competing on par with the commercial banks। डिफिकल्ट है लेकिन कर सकते हैं, अगर आपके दिल में चाहत है तो वो हो सकता है। मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपसे बात करता हूँ, आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, सवाल पूछिएगा कि मैं ईमेल देता हूँ, बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं, तो यू डू दैट ऑल्सो। मुझे लगता है कि आपको मेरे विचार कई बार पसंद आते हैं, आप रिएक्ट भी करते हैं। अच्छा लगता है जब आप में से सीनियर बैंकर कोई बोलता है कि दिस इज़ अ फैंटास्टिक वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। तो उससे अच्छे सब्जेक्ट में बात करने का और आत्मबल मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, टिल वी मीट नेक्स्ट संडे ऑन द सेकंड टॉपिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।